हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। और आज के वीडियो में आज हम जो बीए सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, तो आपको पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर जो था बीए फर्स्ट ईयर की जो सारी जो हमने वीडियोस थी वो बनाई थी, और उस वीडियोज की आपने काफ़ी सराहना भी की थी। और जैसा कि आपने देखा ही था कि मैंने जो एग्ज़ाम के टाइम में जो वीडियोज बनाई थी कि ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सकें, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पहली बात तो देखा बहुत गया उस समय, और उसके साथ ही उसके बाद ये सबसे बड़ी बात रही थी कि जब पेपर हो गया तो उसके बाद बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया कि अच्छा पेपर गया। और उससे बड़ी बात तब हुई कि जब रिजल्ट आया तो सभी ने ये कहा कि आपकी वजह से और हमारी वीडियो की वजह से उनके नंबर अच्छे आए। तो और उन्होंने यहाँ तक कि अपने मार्क्स भी बताए थे। तो मैं आप सभी को पहले तो बधाई देना चाहूँगा, जो भी मेरे वीडियो के थ्रू अगर आपने जो तैयारी की और अगर मेरे वीडियो के थ्रू कुछ आपको सपोर्ट मिला और आपको कुछ हेल्प मिली और उसकी वजह से आपके नंबर अच्छे आए, तो आज इसमें आपकी भी मतलब कहें तो एक तरीके से आपकी भी ज़्यादा मेहनत है और हमारी मेहनत भी है और आपकी मेहनत भी है, क्योंकि आपने उसको सीरियसली लिया और अच्छी तरीके से तैयार किया। तो उसी तरीके से उसी क्रम में अब हम बीए सेकेंड ईयर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर के जो पोएम्स हैं, जो सोनेट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अभी एक दो वीडियो और आएंगी इससे रिलेटेड, क्योंकि उसमें मुझे ये बताना है कि सोनेट क्या होता है। सोनेट तो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, फिर भी इसे डीपली मैं आपको चाहूँगा कि आपको ये पता हो कि सोनेट होता क्या है और शेक्सपियरियन सोनेट किस तरीके के थे। तो इसमें एक वीडियो बनती है, एक टॉपिक वीडियो का बनता है कि सोनेट्स क्या होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट्स क्या थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हम वहाँ पर जो है वो करेंगे। और साथ ही में इस अभी हम केवल सोनेट नंबर 18 को देख रहे हैं। 2 सोनेट आपके इसमें कोर्स में प्रेस्क्राइब किए गए हैं बीए सेकेंड ईयर सिलेबस में कुमार यूनिवर्सिटी के। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे, तो पोएम का जो नाम है यहाँ पर आप सोनेट का नाम देख सकते हैं, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। सोनेट क्या होता है? सोनेट एक इज अ काइंड ऑफ पोएम। सोनेट इज अ काइंड ऑफ पोएम हैविंग 14 लाइन्स। तो 14 लाइन्स की कविता होती है, 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसे क्या कहते हैं? सोनेट्स कहते हैं। सोनेट नंबर 18 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि कंपोज किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वैसे तो विलियम शेक्सपियर को उनके प्लेज के कारण जाना जाता है, उनके नाटकों के कारण जाना जाता है, जो कि उन्होंने 37 प्लेज लिखे। और साथ ही में आपको ये भी याद रखना 154 सोनेट्स भी लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, 37 प्लेज लिखे शेक्सपियर ने। टोटल नंबर ऑफ प्लेज जो लिखे, नाटक जो लिखे, ड्रामा जो लिखे, वो 37 है। और 154 सोनेट्स लिखे, 14 लाइन की कविताएं लिखी हैं। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के बारे में, जो भी हम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ 3 लोगों की मैं कमेंट आपको, 2 लोगों की कमेंट आपको ध्यान जा रहा हूँ। सलोनी चौधरी सर, आप कब से शुरू करोगे सेकेंड ईयर की वीडियो? तो कब, तो मैंने कहा था, मुझे याद है कि जब मैंने सेकेंड ईयर का सिलेबस डाला था मैंने कहा था कि सेकेंड ईयर की वीडियोज हम बनाएंगे, लेकिन मैंने नहीं बनाई। तो काफ़ी वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सभी को इंतजार था कि कब शुरू की जाएंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इमोजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं फनी इमोजी, आंखें यहाँ पर ऊपर की गई हैं, मतलब आएंगी भी या नहीं आएंगी, शायद आपको ये कन्फ्यूजन में होगा। लेकिन देखिए अब मैंने बना दी है यहाँ पर वीडियो। तो यहाँ पर रोशनी ने दूसरे यहाँ पर कमेंट किया था, गुड इवनिंग सर जी, सर आप प्लीज़ बीए सेकेंड ईयर कि इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि में एग्ज़ाम होने वाले हैं। हाँ जी, मुझे भी पता है, मैंने भी न्यूज़पेपर में और इंटरनेट के थ्रू ये सब पता चल गया था कि मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, डेट शीट आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये भी हो सकता है, अभी थोड़े डिले भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए मई में एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी अब शुरू करनी होगी सभी को। तो यहाँ पर रोशनी ने ये कहा, क्योंकि आपकी वीडियो से हमें थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है, इसलिए प्लीज़ सर। तो यहाँ पर आप सभी ने इतना मेरे से रिक्वेस्ट करी है, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अप्रिशिएट किया है मेरे वर्क को। और मैं यहाँ पर फिर से आप इसीलिए मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है मैंने उसको सुना और मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मेरा ये एक प्रिविलेज है, ये एक तरीके से सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको आप अप्रिशिएट करें। साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आप जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, चाहे बीए फर्स्ट ईयर की हो, बीए सेकेंड ईयर की, रेकमेंड करें अपने दोस्तों को भी, जो भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और उसमें ये जो सिलेबस है हो सकता है सेम हो, कुछ पोएम्स हो सकती हैं, कुछ लेसन्स जो हो सकते हैं सेम हो, तो आप उनको रेकमेंड जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे एनकरेजमेंट
मिलता है कि हाँ चलो मैं बना रहा हूँ वीडियो तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरह से वीडियोज़ बनाते रहूँ, आपके लिए हेल्प करते रहूँ, तो थोड़ा सा तो आपको भी थोड़ा सा बनता ही है कि आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, जितना हो सके उनको मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यूज हमेशा बताएं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ दे। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है, जिसमें आपको ससंदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि वहाँ पर लाइन दे दी जाएंगी और आपको अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप एक्सप्लेन क्या करोगे। आपको पता ही है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मीनिंग की बात कर ले रहे हैं। अगली वीडियो जो बनेगी उसमें मैंने लाइन टू लाइन मतलब वीडियो का जो टेक्स्ट है वो तो लगभग मैंने तैयार कर ही दिया है, उसमें लाइन लिखी जाएगी, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करूँगा मैं इंग्लिश में, ताकि आपको समरी भी तैयार हो जाएगी, साथ ही साथ आप उसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो एक्सप्लेनेशन भी आप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। तो यहाँ पर देखिए शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। पहली बात तो आपको बता दूँ, शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं वो कुछ तो उसने अपने फ्रेंड को, अपने जो फ्रेंड है WH को समर्पित किए हैं। ये भी एक मिस्टीरियस पर्सन है, पता नहीं कौन है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ लिखा है। और कुछ जो उसने अपनी सोनेट्स लिखे हैं, तो कुछ जो पोएम्स लिखे हैं शेक्सपियर ने वो डेडिकेट किए हैं अपने फ्रेंड WH को। और जो कुछ जो पोएम्स हैं वो डार्क लेडी को उसने डेडिकेट की है, डार्क लेडी के लिए लिखी है। एक ये माना जाता है कि वो शायद एक मिस्टीरियस लेडी है और जिससे शायद शेक्सपियर प्रेम करते होंगे, उनको समर्पित की गई हैं। तो हाल फिलहाल जो मैं यहाँ पर पोएम पढ़ने जा रहा हूँ ये की गई है उनके दोस्त को समर्पित की गई है। उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी है। वह अपने दोस्त को समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखो कि तुम अब शादी करो और ऑफस्प्रिंग पे बच्चे पैदा करो, और ये ज़रूरी है बच्चे पैदा करना, ताकि तुम शादी करना आपका ज़रूरी है और बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे ज़िंदगी चलती रहती है। और तुम्हारे जाने के बाद कोई तो होगा जो तुम्हारे मतलब खूबसूरती को, तुम्हारे सुंदरता को, तुम्हारे कामों को आगे बढ़ाएगा और आपकी पहचान को कायम रखेगा। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर मीनिंग क्या है यहाँ पर देखते हैं। अपने दोस्त की तारीफ में ये उन्होंने कविता लिखी है, क्या कहते हैं जरा पढ़ते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समझ डे। शैल आई कंपेयर दी, देखिए ये आर्केइक लैंग्वेज है। ये शुरुआत में जब इंग्लिश इतनी डेवलप नहीं थी तब, अब तो आप यू लिखते हैं, लेकिन उस समय डी लिखा जाता है। डी माने होता है यू, एज एन ऑब्जेक्ट जब होता है तो डी लिखा जाता है। शैल आई कंपेयर यू, तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है, यू। शैल आई कंपेयर यू, क्या मुझे तुम्हारी तुलना करनी चाहिए टू आ समझ डे। समझ डे का मतलब है गर्मी के दिन से। क्या मुझे तुम्हारी तुलना, मतलब यहाँ पर शेक्सपियर अपने दोस्त ले कह रहे हैं कि क्या मुझे तुम्हारी तुलना एक गर्मी के दिन से करनी चाहिए। अब गर्मी के दिन से कैसे है, गर्मी के दिन अब आप सोचेंगे गर्मी होती है। अब हम लोग जो है भारत में रहने वाले हैं और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो हम लोगों के लिए अगर कहें, तो अगर हम कहें कि गर्मी है, तो अगर हम किसी की तुलना गर्मी से करें तो हम सोचे अरे कितने बेकार है, क्योंकि गर्मी में तो पसीना पसीना होता है, कितनी परेशानी होती है ना। तो लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्टेक्स्ट जो कहा गया है यहाँ पर। जो विलियम शेक्सपियर है, जो पोइट है, वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में जो होता है, इंग्लैंड में अधिकतर समय जो होता है वो ठंडे का रहता है। वहाँ गर्मियों का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है ताकि उनको ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर तुलना की गई है। उनने अपने दोस्त की गर्मी के दिन से तुलना करी है। तो गर्मी के दिन से क्यों करी है मैंने बता दिया, एक अच्छे सेंस में की है, गुड सेंस में की गई है। क्या मुझे तुम्हारी तुलना गर्मी के दिन से करनी चाहिए जब गर्मी का वेलकम किया जाता है इंग्लैंड में। दाव का मतलब भी यू है। अब आप सोचेंगे डी का मतलब भी यू, दाव का मतलब भी डी है जब वर्ब के बाद आता है एज एन ऑब्जेक्ट होता है, जबकि दाव आता है यू एज एन सब्जेक्ट, मतलब एज ए सब्जेक्ट आता है जब वो एक स्टार्टिंग में होता है। दाव आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तो वो कहता है यू आर मोर लवली। तो दाव मीन्स यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट को वो कहना चाह रहे हैं। शेक्सपियर यहाँ पर कहते हैं अपने दोस्त की तारीफ में कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेट हो। टेम्परेट मीन्स क्या होता है, टेम्परेट मीन्स होता है नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और यहाँ पर टेम्परेट का मतलब है गुड टेम्पर, तुम बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो। तुम्हारा जो स्वभाव है वो इतना अच्छा है कि हर कोई तुम्हारी कंपनी चाहता है, तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। तो मतलब बहुत गुड टेम्पर, अच्छे स्वभाव वाले इंसान हो, ना ज़्यादा ठंडे हो ना ही ज़्यादा गर्म हो।
रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तो दो लाइनों में अगर आप देखें तो यहाँ पर तारीफ़ की गई है। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो अपने दोस्त की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हारी तुलना एक समर डे से करनी चाहिए जहाँ पर समर का वेलकम किया जाता है। इंग्लैंड में मैंने आपको बता दिया रेफरेंस कि इंग्लैंड में जो विंटर होता है, विंटर का बड़े बेसब्री से इंतजार किया जाता है, तो उसका वेलकम किया जाता है। तो क्या मुझे तुम्हारी तुलना करनी चाहिए गर्मी के दिन से। तो यू आर मोर लवली, सेकंड लाइन में यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, क्योंकि कह रहा है कि तुम जो हो बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारा जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है, और ना तो तुम ज़्यादा मतलब ठंडे हो ना गर्म हो, मतलब इसका मतलब है तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो और हर कोई तुम्हारी कंपनी एंजॉय करता है और तुम्हारे साथ बैठना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारी कंपनी को एंजॉय करता है। तो दो लाइनों में तारीफ़ की गई, लेकिन तीसरी लाइन से अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म शुरू हो रहा है, थोड़ा सा आलोचना शुरू हो रही है। पहले तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि समर के दिन हो, तो समर की तारीफ़ हुई है, उस समर के एक तरीके से गर्मी के मौसम की, गर्मी के सीजन की तारीफ़ हो रही है। लेकिन वहीं साथ ही में यहाँ पर लाइन में आ रही है रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। कह रहा है कि जो गर्मी मई जो है गर्मी है, और क्योंकि बसंत अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, बसंत में जो नए फूल नए पत्तियां जो हैं वो वृक्षों में आ जाती हैं हुए हैं, तो नए फूल खिलकर आ गए हैं। तो कह रहे रफ विंड्स माने तेज़ गति से चलने वाली जो हवाएं हैं, बेतरतीब तरीके से बेतुकी जो हवाएं चल रही हैं, डू शेक द, वो शेक माने हिलाकर क्या कर रही हैं, डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मतलब मई के गर्मी की जो ये रफ विंड्स हैं, इतनी तेज़ गर्म हवाएं जो चल रही हैं या तेज़ हवाएं जो चल रही हैं, उनने क्या कर दिया, डार्लिंग बर्ड्स का मतलब जो बहुत ही सुंदर जो फूल थे, कलियां हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, उनको हिलाकर गिरा दिया है, उनको गिरा दिया है। तो तेज़ हवाओं के झोंकों ने, मई के तेज़ हवाओं के झोंकों ने जो नई जो कलियां हैं, जो अधखिले जो फूल हैं, उनको गिरा दिया है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेड, और आगे कह रहा है एंड समर्स लीज, समर माने होता है गर्मी, गर्मी की लीज क्या होता है, लीज अब आप ये समझ लीजिए जब कोई चीज़ लीज पे ली जाती है, लीज का मतलब होता है आपने थोड़े समय के लिए उसे उधार लिया है और उसके बाद उसके यूज करने के बाद आपको उसको वापस लौटाना है। तो कह रहा है कि ये जो समय है, जो समर का जो मौसम आया है, समर्स लीज मतलब ये जो समय है ये वापस आया है, ये मतलब अभी आया है और इसे वापस लौट के जाना भी है, क्योंकि समर है, ऋतु है, ऋतु खत्म होगी, उसके बाद फिर दूसरी नई ऋतु आएगी। तो ये कह रहा है कि समर्सली, और कह रहा है कि ये जो समय है ये समर ने उधार ले रखा है जिसे वापस जाना है, मतलब समर का सीजन एक ना एक दिन समाप्त होगा। एंड ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, और ये शीघ्र ही वापस चला जाएगा। मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में अधिकतर समय जाड़े का ही होता है, वहाँ गर्मी बहुत कम समय के लिए आती है और जब आती है तो उसका वेलकम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, समर स्लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, और समर का ये जो पीरियड है जो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर आया है, इसको फिर से वापस जाना है। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, तो आगे कह रहे हैं समटाइम माने कभी कभी, टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन, कभी कभी तो कह रहा है कि जो हॉट इतना गर्म हो जाता है, द आई ऑफ हेवन आया है सन के लिए। तो कभी कभी जो हेवन की जो आँख है, मतलब जो सूर्य देवता हैं, जो सूर्य है वो इतना गर्म हो जाता है कि वो इतना गर्मी के साथ वो चमकता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी के साथ वो क्या करता है, चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो सुनहरा जो कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरी जो आभा है, सुनहरी जो साइन है, वो डिम पड़ जाती है। डिम का मतलब वो मध्यम पड़ जाती है। जैसे बादल छा जाते हैं तो बादल छाने के कारण उसकी जो गोल्ड जो चमक है वो कहीं ना कभी ऑफन प्रायः क्या हो जाते हैं, वो मतलब उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, मध्यम पड़ जाती है। क्योंकि आपको बताया हमने वहाँ पर ज़्यादातर समय वहाँ पर ठंड का होता है, ठीक है, तो वहाँ पर बादल छा जाते हैं और उसके बादल छा जाने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, या ठंड हो जाती है या ठंड का मौसम हो जाता है, तो धुंध छा जाती है। तो धुंध के छाने से हल्का फुल्का गोल्ड कॉम्प्लेक्शन जो है, जो सूर्य का जो सुनहरा रंग है वो मध्यम पड़ जाता है, कम हो जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइन, और यहाँ तक कि कह रहा है एंड एवरी फेयर, जो हर फेयर माने जो सुंदरता है, सुंदरता से सुंदरता, और समटाइम डिक्लाइन, और कभी कभी जो सुंदर से सुंदर वस्तु है उसकी भी जो कभी कभी कह रहा है कि जो सुंदर से सुंदरता की जो सुंदरता है, जो मतलब जो सुंदरता है वह कभी ना कभी क्या होती है, कभी कभी डिक्लाइन हो जाती है। सूर्य की जो रोशनी है उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बाय चांस, संयोग से,
या किस्मत से कह लीजिए, नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है, तो नेचर का जो रास्ता है, नेचर का जो चलने का तरीका है, नेचर जो है वो परिवर्तनशील है। नेचर में परिवर्तन होते रहते हैं, प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, और जो जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेचर का जो रास्ता है, जो वे है, उसे अनट्रिम, ट्रिम माने काटा छाटा नहीं जा सकता। तो कह रहा है कि चाहे संयोग से कहें, चाहे किस्मत से कहें, या प्रकृति का जो मूवमेंट है, जो प्रकृति की परिवर्तन होते रहता है, प्रकृति में चेंज होती रहती है, उसका जो रास्ता है उसे काटा छाटा नहीं, जिसे काटा छाटा नहीं जा सकता, जिसमें आप कोई बदलाव नहीं ला सकते कि आप ये कहें कि भाई कि इसको हम कम कर दें या काट कर कम कर दें, तो प्रकृति में आप बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं लेकिन दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन कह रहा है कि भले ही जो प्रकृति है वो नहीं बदलेगी, और प्रकृति का रास्ता और प्रकृति को आप बदल भी नहीं सकते, प्रकृति में जो चेंजेस हैं वो आप नहीं कर सकते, जो जिस तरीके से वो चलती आ रही है वो वैसी चलेगी। लेकिन कह रहा है बट दाइन इटर्नल, लेकिन तुम्हारी जो इटर्नल, इटर्नल का मतलब शाश्वत, शाश्वत का मतलब है जिसका आदि है ना अंत, जो हमेशा से है। लेकिन जो तुम्हारी, दाय का मतलब है यूअर, ठीक है, जो तुम्हारी इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन वो कह रहा है कि जो शेक्सपियर है वो अपने दोस्त की तारीफ में कह रहे हैं, लेकिन तेरी जो समर है, तेरी जो गर्मी है, या तेरी जो सुंदरता है, तेरी जो मतलब पॉपुलैरिटी है, शैल नॉट फेड, वो कभी कम नहीं होगी। क्यों कम नहीं होगी? वो यहाँ पर कह रहा है तेरी सुंदरता कभी कम नहीं होगी, भले ही जो नेचर है उसको तो बदला नहीं जा सकता, नेचर कभी ना कभी परिवर्तित होते रहता है, परिवर्तन आएगा नेचर में, और हर चीज़ क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी एक ना एक दिन। लेकिन तेरी जो सुंदरता है, तेरी जो शाश्वत सुंदरता है, वो कभी फेड नहीं होगी, वो कभी मध्यम नहीं पड़ेगी, वो कभी कम नहीं होगी, ठीक है, वो कभी धूमिल नहीं होगी। नॉर लॉस पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाओ ओ वेस्ट, दाओ का मतलब ये यू, ठीक है, तो नॉर लॉस पोजीशन, और तेरा जो पोजीशन है, पोजीशन माने जो अधिकार है, जो तेरे पास है, जो सुंदरता तेरे पास है, यू ओस्ट, जो तेरी खुद की अपनी है, तो नॉर लॉस पोजीशन ऑफ ऑल, और कह रहा कि जो तेरा जो अधिकार है, जो सुंदरता है जो तेरी, जिस पर तेरा अधिकार है, वो तेरे पास ही बनी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। नॉर शैल डेथ ब्रेग दाओ वांडरस्ट इन द शेड, और कह रहा है कभी भी जो मौत है, जो डेथ है, जो मौत है, दाओ वांडर, यू वांडर मतलब तुम जो भटक कर, इन द शेड, शेड माने छाया में, और कह रहा है कभी भी मौत, तुम्हारी जो सुंदरता है या जो तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है, तुम कभी भी मौत के साये में नहीं आओगे, मौत के साये में भी तुम्हारी जो सुंदरता है वो कभी गायब नहीं होगी, मौत कभी तुम्हारी सुंदरता को या तुम्हें क्या नहीं कर पाएगी, तुम्हें कभी अपने साये में नहीं ले पाएगी, अपनी छाँव में नहीं ले पाएगी, मतलब तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरी कविता में अमर हो जाओगे। वैन इन इटर्नल लाइन, तो यहाँ पर देखिए आ गया ही है वो जो लाइन है जहाँ पर वो अपनी पंक्तियों के बारे में बात करें, अपनी कविता के बारे में बात कर रहे हैं। वैन इन इटर्नल लाइन कह रहा है कि जब कभी ये जो इटर्नल लाइन है, जो मैं ये पोएम में तुम्हारी खूबसूरती का जो वर्णन कर रहा हूँ अपनी कविता में, और मेरी कविता के थ्रू तुम्हारी जो खूबसूरती है, तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो फेयरनेस है, तुम्हारी तुम जो हो, और खुद तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। वैन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम यू ग्रो, और कह रहा है कि जब कभी भी, जब इटर्नल लाइन, ये जो शाश्वत लाइनें हैं जो कभी हमेशा हमेशा रहेंगी, इन लाइनों में यू ग्रो, तुम क्या करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, विकसित होते रहोगे, बढ़ते रहोगे, तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, और जब तक मनुष्य लोग सांस लेते रहेंगे और आंखें देखती रहेंगी, जब तक मनुष्य सांस लेता रहेगा और आंखें देखती रहेंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक यह रहेगा, तब तक तुम रहोगे, तुम्हारी सुंदरता की सुंदरता रहेगी और तुम जीवित रहोगे। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये तुमको क्या करेगा, जीवन देता रहेगा, तुम्हें कभी मरने नहीं देगा। मेरी पंक्तियों के थ्रू, मेरी कविता के थ्रू तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हारी सुंदरता जीवित रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी कविता में, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके, तो ये 14 लाइन्स हैं, और आगे भी हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर सोनेट्स होते क्या हैं, और इसकी दूसरी पोएम भी लाई जाएगी। तो आई होप कि आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा। यहाँ पर पूरी कविता में शेक्सपियर ने अपने दोस्त के बारे में वर्णन किया। उसने सबसे पहले तो अपने दोस्त को समर से कंपेयर किया। समर से क्यों कंपेयर किया है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंग्लैंड में समर का वेलकम किया जाता है, समर को बहुत अच्छा माना जाता है, एक तरीके से जाड़े से जो विंटर चिली वेदर होता है उससे राहत प्रदान करता है, इसलिए उसने अपने दोस्त की तुलना समर से की है। और वो कहता है कि तुम्हारा जो, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हो, और वो कहता है कि जो यद्यपि कह रहा है कि जो
समर है उसकी एक खामी भी है कि वो क्या करते हैं, समर में चलने वाली जो हवाएं हैं, तेज़ हवाएं हैं, वो गिरा देती हैं फूलों को। और कह रहा है कि समर का सीजन जो है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, और जो सूर्य है वो आकाश में चमकता है, बहुत तेज़ चमकता है, लेकिन कभी कभी उसकी जो रोशनी है वो भी डिम पड़ जाती है जब उसमें बादल छा जाते हैं। और तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो अच्छी है वो उसका अंत कभी ना कभी ज़रूर होता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर ये भी कहता है कि लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, क्योंकि मेरी जो लाइनों के थ्रू तुम अमर हो जाओगे, क्योंकि मेरी लाइनें जब कभी पढ़ी जाएंगी तुम उनमें विकास होता रहेगा, उसमें तुम्हें लोग याद करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं दूसरी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।